विनोद जी, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं रेड्डी साहब, बी सुदर्शन रेड्डी, उनका अभी कल परसों का ही बयान है। वो कह रहे हैं आई एम 100% श्योर ऑफ विनिंग दिस इलेक्शन। जहां भी जा रहा हूं जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपको इसमें दम लगता है? कुछ बयान में कुछ उलटफेर हो सकता है क्या 9 तारीख को उपराष्ट्रपति के चुनाव? जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं, तो वो तो अगर ये नहीं कहेंगे तो वो क्या कह देंगे कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, तो फिर लड़ क्यों रहे हैं? देखिए, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव कोई मासेस का चुनाव नहीं है। ये चुनाव नंबर का गेम है। एक सीमित संख्या है मतदाताओं की, 700 कितना 735 740 जो है टोटल, और उसमें नंबर क्लियर है 426 के आसपास। 782 है, हाँ। 426 के आसपास एनडीए के साथ है और 326 विपक्ष के पास है। तो ऐसे में 100 वोटों का फर्क है। रस्साकसी तब होती है जब बिल्कुल 19-20 का मामला हो कि मान लीजिए इनके पास 350 होते, उनके पास 345 होते, और ये होता 2, 4, 5 वोट इधर से उधर 10 वोट हो जाएंगे, तब लगता है कि हाँ भाई कुछ भी हो सकता है। अभी एक चीज जरूर इस चुनाव में दिलचस्पी से देखनी चाहिए हम लोगों को। परिणाम तो लगभग सामने दिखाई पड़ रहा है, उसमें कोई नहीं। उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसे ही होता है। ये देखा जा सकता है कि क्या क्रॉस वोटिंग किसी तरफ हो रही है। मान लीजिए वो जो 100 की जो लीड है, क्या 100 की लीड एनडीए जो है बढ़ा के 110, 112 तक कर सकता है? और उल्टा भी हो सकता है। और क्या विपक्ष जो है उस लीड को घटा के 90-80 तक कर सकता है? तो ये महत्वपूर्ण है। तो जो उल्टी गिनती की बात कांग्रेस कर रही है, वो इसी परिप्रेक्ष्य में कर रही है। मुझे लगता है कि अगर, मतलब अभी तो सब काल्पनिक बात हो रही है क्योंकि नहीं, पर वाईएसआर कांग्रेस के नेता रेड्डी अपने बोल चुके, वो तो बोले कि हम तो एनडीए को अपना समर्थन जता चुके। अभी तो नेता बोले हैं ना। देखो, सबकी जो एनडीए और इंडिया मतलब विपक्ष दोनों के जो मैनेजर हैं, उनकी नजर एमपीज पे है, नेताओं पे नहीं है कि एमपीज को कैसे करें। क्योंकि इसमें एंटी डिफेक्शन तो है नहीं। एंटी डिफेक्शन है नहीं। कोई व्हिप जारी नहीं होता है। वोट सीक्रेट बैलेट से वोट पड़ना है, वोट पड़ जाएगा। अच्छा, चूंकि 2 ही कैंडिडेट हैं, अगर 2 से ज्यादा कैंडिडेट होते तो प्रेफरेंस की बात आती थी, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस जो होता है। 2 ही कैंडिडेट तो कोई प्रेफरेंस का भी उतना बड़ा महत्व नहीं है, सीधे सीधे चुनाव होना है। तो इसलिए विपक्ष, अगर मान लीजिए 5 वोट भी एनडीए के काम हो गए, जीत जाएगा उनका, लेकिन विपक्ष को मुद्दा मिल जाएगा कि साहब देखिए एनडीए में बिखराव शुरू हो गया। और अगर इसका उल्टा हो गया कि इनके 5 बढ़ गए, तो सरकार को मुद्दा मिल जाएगा कि देखिए विपक्ष में जो है एकजुटता नहीं है हमारे कैंडिडेट। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको एक नैरेटिव देने की कोशिश की थी उस चुनाव को। जब उन्होंने सलवा जुलूम वाले सुदर्शन रेड्डी जी के फैसले का मसला उठाया और उसको नक्सलवाद से जोड़ दिया। हालांकि सुदर्शन रेड्डी ने उसका बड़ा जबरदस्त क्लैरिफिकेशन दिया, क्योंकि वो एक जुडिशियल अदालती फैसला था और उसको पूरा पढ़ना चाहिए कि क्या फैसला था और सलवा जुलूम को लेके क्या आपत्तियां थी, सारी चीजें। और उसके बाद वो नैरेटिव कोई ज्यादा चला नहीं, क्योंकि वैसे भी जनता का चुनाव नहीं, पार्टी लाइन पे वोट पड़ना है। तो लेकिन उन्होंने कोशिश की। और ये बताइए, ये चंद्रबाबू नायडू क्या वाकई राहुल गांधी के साथ हॉटलाइन पे जुड़े हुए हैं क्या? अब ये बात मैं कैसे बता सकता? ये जगन रेड्डी बोले, देखिए, वो बोले रेवंत रेड्डी के जरिए चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के साथ हॉटलाइन पे रहते हैं। देखिए, ये तो चंद्रबाबू जी बता सकते हैं, राहुल गांधी बता सकते हैं, रेवंत रेड्डी बता सकते हैं। और जगन जी के पास कहाँ सूचना है कि अभी भी वो जो है पेगासस वगैरह का कुछ इस्तेमाल, जो उनके ऊपर आरोप तो लगे ही थे उनकी सरकार पे, फोन टैपिंग के जैसे बीआरएस पे लगे उस तरह से। तो अब लेकिन नेताओं के सूत्र भी होते हैं। नहीं, पर मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूं। ये चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के साथ हॉटलाइन पे हैं, ये वाईएसआर के नेता जगन मोहन रेड्डी ने कहा। लेकिन आरोप, आप मतलब ये सवाल जो उठते हैं, ये नीतीश और नायडू को लेकर बार बार उठते तो हैं। आपका असेसमेंट क्या है? आपको लगता है ये 5 साल ये दोनों के दोनों एनडीए के साथ बने रहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, इसका फैसला बिहार चुनाव के बाद होगा। बिहार चुनाव के पहले कोई कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बिहार चुनाव तक नीतीश कुमार की मजबूरी है बीजेपी के साथ रहना, और बीजेपी की मजबूरी है नीतीश कुमार को साथ रखना। मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि नीतीश कुमार अभी बिहार चुनाव से पहले पादा बदलेंगे। चुनाव के बाद क्या परिणाम आते हैं, क्या स्थिति होती है, नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं तब वो क्या करेंगे, बनते हैं, बनाए जा, मान लीजिए बहुमत मिल जाता है एनडीए को, उनको नहीं बनाया जाता, फिर क्या उनका प्लेसमेंट होता है, ये सब उसके घर में। चंद्रबाबू नायडू की जहाँ तक बात है, तो मेरा अपना अनुभव है, विजय जी भी हमारी बात को मानेंगे, हम लोग मतलब उस समय उस दौर को देख चुके हैं कि चंद्रबाबू नायडू बड़े हार्ड बार्गेनर हैं। वो, उनको राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा मतलब है अपने स्टेट के इंटरेस्ट से। और जब तक दिल्ली यानी केंद्र सरकार उनके जो इंटरेस्ट हैं स्टेट के, उनकी पूर्ति करती रहेगी, तब तक वो तेवर तो दिखाते रहेंगे,
लेकिन चले जाएंगे मुझे नहीं लगता। अटल जी के समय भी समर्थन तो वापस जयललिता ने लिया था, चंद्रबाबू ने थोड़ी नहीं, पर 18 में गए तो थे चंद्रबाबू नायडू। सरकार में कहाँ थे? तब तो विपक्ष में थे ना। तब तो उनको कोई जगह नहीं थी, एनडीए छोड़ा और उधर चले गए। अच्छा, क्या नायडू भी बिहार का नतीजा देखेंगे क्या? बिहार वो ये जानना चाहेंगे आखिर देश का मूड जो है केंद्र सरकार के लिए, मोदी के लिए कैसा देखिए, है? बिहार का नतीजा इस बात को लेकर के काफी कुछ जो है इंडिकेटर हुआ एक तरह से कि देश का मूड और विपक्ष के जो मुद्दे हैं उनका असर, और उसके तुरंत बाद बंगाल का चुनाव आ रहा है। बंगाल, तमिलनाडु और केरल और आसाम, ये 4 चुनाव आएंगे अप्रैल 26 में। वो एक तरह से आप उसको कह सकते हैं मिनी सेमीफाइनल वाली सीरीज जो होती है, जिसको हम लोग हमेशा अपनी मीडिया के भाषा में कहते हैं कि सेमीफाइनल है, ये लीग मैच है, ये तो उस तरह से वो 4 राज्यों का वो महत्वपूर्ण चुनाव होगा। बिहार का चुनाव एक टोन तो सेट करेगा, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, देखिए इस देश में चुनावों में टोन सेट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। 1984 में 415 सीटें जीत के आए कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी की, और उसके 4 महीने बाद चुनाव हुआ कर्नाटक का, कांग्रेस हार गई वहां पर। तो ये होता है। अभी लोकसभा चुनाव में हम सब विपक्ष को देख रहे थे, हरियाणा महाराष्ट्र आपने देख लिया है उल्टा। तो अभी ये कहना वो, लेकिन एक बात जरूर है जो आशुतोष और शीतल कह रहे थे, ये बात तो सही, चुनाव में सब धारणा और भावनाओं पर ही लड़े जाते हैं इस देश में। और ये जो आरोप वाली बात है, शीतल तो खाली अडवाणी जी तक गए, मैं तो 1971 से शुरू करता हूं। 1971 में जो पहला जो इंदिरा गांधी चुनाव जीती, अप्रैल में चुनाव हुआ था, उस समय बलराज मदौर जो तत्कालीन अध्यक्ष थे भारतीय जनसंघ के, उन्होंने कहा कि रूस से एक ऐसी स्याही आई है जिसमें जो मोहर लगाई तो वो विपक्ष के वोट उड़ गए और उधर आ गए। मतलब उस समय। फिर 74 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें बहुगुणा जी की सरकार थी और बहुगुणा जी पर बाकायदा विपक्ष ने आरोप लगाया कि साहब ट्रक के ट्रक बदलवा दिए गए। बैलेट एक ट्रक निकला वहां से काउंटिंग पोलिंग सेंटर से, और वो कहीं और चला गया काउंटिंग सेंटर। पर तब तो विरोधी आसान भी था ना, क्योंकि बैलेट पेपर थे। नहीं, आरोप था, देखिए, पर साबित कोई नहीं कर पाया। साबित न 1971 का हुआ न 74 का हुआ। पर बैलेट पेपर की पेटियां तो लुटते हुए सबने देखी है ना, उसके तो वीडियो भी खूब आए हैं तब के। बैलेट पेपर की पेटियां देखी हम लोग लुटते हुए, लेकिन वो देखो 2 चीजें हैं। एक स्थानीय स्तर पर कोई दबंग, कोई बाहुबली प्रत्याशी कब्जा कर ले, एक संस्थागत रूप से ये 2 आरोप संस्थागत लगे थे, 71 का और 74 का। और उसके बाद फिर 2009 में अडवाणी जी ने लगाया, और अब राहुल गांधी उस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो उसके बीच में नहीं लगा। उसके बाद 77 में किसी ने नहीं कहा कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। अगर इंदिरा गांधी चुनाव जीत जाती तो विपक्ष यही कहता कि ये इन्होंने जो है बेईमानी कर ली। तो वो, लेकिन वो चूंकि हार गई इसलिए वो सारी बात सही हो गई। तो मैं कह रहा हूँ कि ये संस्थागत चुनाव के आरोप ये 71, 74 और 2009 और अब ये लग रहे हैं। तो ये एक ठीक है। ओके, अब विजय जी और समीर जी